हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अग्निवीर आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी का मैथ का जो प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। और इसमें हम आप लोगों को बता दें कि देखिए, जनरल जीडी का जो सिलेबस है कुछ इस तरह के है अग्निवीर आर्मी का। जैसे सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 15 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे, गणित मैथ से आपको मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे, वह रीजनिंग 5 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 100 अंक का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो 50 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्या है कि आपका सामान्य ज्ञान का भी ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सामान्य विज्ञान का भी, रीजनिंग का भी, और मैथ का तो चल ही रहा है। तो ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कहाँ, स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे करवाया जा रहा है। और स्टडी विथ क्रेजी गुरु का जो अपना बेसिक जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसे है, इन्फॉर्मेशन प्लस एडुकेशन इज इक्वल टू सिलेक्शन। अब ये क्या है, पहले तो आपको सही वे में इन्फॉर्मेशन देना, टाइम टू टाइम कोई अपडेट तो नहीं आया। मतलब अग्निवीर के अंदर या वो आर्मी क्यों ना हो, नेवी क्यों ना हो, एयरफोर्स क्यों ना हो, या कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि एग्जाम चाहे जो भी हो, स्टडी विथ क्रेजी गुरु का तैयारी सारे एग्जाम का स्टडी विथ क्रेजी गुरु द्वारा सारे एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, और आपको मैं बता दूं कि टोटल 750 क्वेश्चन हम देंगे केवल मैथ का। और ये 750 क्वेश्चन कर लिए ना, इससे बाहर कुछ हो नहीं, यानी कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 30 में मैथ में 28 स्कोर कर लीजिएगा, 25 से 28 के बीच में सही सही। अब सर 3-4 क्यों, 3-4 मैथ है, ये मतलब सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान नहीं है जो 30 में 30, मैथ में 1-2 क्वेश्चन, हाँ 30 में भी 30 कर सकते हैं, लेकिन जो एवरेज स्कोर है 25 से 28 के बीच आप सही सही करके आइएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ बने रहिएगा ना, 40 से 50 क्वेश्चन आप 40 से 45 क्वेश्चन सही सही करके आइएगा। अगर ये पूरा जो प्रैक्टिस सेट है वो कर लीजिएगा तो 50 में क्वेश्चन इतना सही करके आइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 1 से लेके 15 तक अपना क्या रहता है, सामान्य ज्ञान। 15 से लेके 30 तक क्या रहता है, मैथ रहता है। और उसके बाद 30 से लेके कितना तक, हाँ 45 तक क्या रहता है, रीजनिंग सामान्य विज्ञान रहता है। और लास्ट के 5 क्वेश्चन 45 से 50 तक रीजनिंग का रहता है। तो इस तरह, तो 16 से हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इजकल टू 6xy है, तो x रेशियो y क्या होगा। तो x रेशियो y क्या होगा ये, और इक्वेशन दे दिया है। तो इक्वेशन से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और x और y का रेशियो निकाल लेना है। कैसे, तो वो हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं क्या है आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये इक्वेशन हमको दिया है, इक्वेशन 1 है, तो इसको इक्वेशन 1 मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर को हम लोग 3y स्क्वायर लिख सकते हैं, तब ना 3 का स्क्वायर 9 इंटू वाई का y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। ये -6y, ये कहां से आ गया, इजकल टू के इधर क्या है 6y है, तो इजकल टू के इधर प्लस में अगर इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा कि नहीं। 10th क्लास में पढ़े हैं कि नहीं इक्वेशन को मतलब सिंप्लीफाई करना, तो वही है। 7 से आप पढ़ते आ रहे, 7th 8 9th 8 में भी है, 9th में भी है, सबका मतलब ये एकदम बेसिक है जो कि आप 8 क्लास में पढ़े थे। ओके, तो ये है। उसके बाद यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर ये बता दीजिए। एक्स स्क्वायर, एक्स को ए हम लोग मान लेंगे, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस, यानी कि 3y इजकल टू बी, यानी कि बी स्क्वायर हो गया। और उसके बाद 6xy है, तो 6xy को हम लोग 2 इंटू एक्स इंटू 3y लिख सकते हैं, मतलब 3ab। तो ये किस मतलब ये किस फॉर्मूला पे जा रहा है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बीच में है माइनस 2ab, 2ab। तो ए के जगह x है तो 2x हो गया, बी के जगह 3 है तो वही ना 6xy होगा मल्टीप्लाई करके। अब माइनस होगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, इस फॉर्मेट पे है। यानी कि यहाँ पे ए इजकल टू एक्स है और बी इजकल टू 3y है। तो उसके बाद यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3y का होल स्क्वायर इजकल टू 0। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे
x माइनस 3y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर को हम लोग क्या लिख दे सकते हैं, x माइनस 3y, आप फिर से इंटू x माइनस 3y, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। स्क्वायर तब ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, दोनों ऐड हो जाएगा यानी कि इसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद x माइनस 3y इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो यानी कि x डिवाइडेड बाई y हो जाएगा 3:1। तो यहाँ पे है ना y 3:1 है, 3:1 है। इसी को सिंप्लीफाई किया है। देखिए ये स्क्वायर x माइनस 3y का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3x माइनस 3y इंटू 3x माइनस 3y इजकल टू 0। तो इसको हम लोग एक को लेके इजकल टू 0 करेंगे, x माइनस 3y इजकल टू 0। तो यहाँ x है, ये इधर माइनस में है, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 3y के। तो y इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो x डिवाइडेड बाई y इजकल टू 3i, इधर x के इधर 1 है ना, तो 3:1 हो जाएगा। तो इसका आंसर 3:1, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक स्कूल में 1/10 यानी कि 1/10 लड़कों की और 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर है। यानी कि ये भिन्न में दिया है कि इतने जो 1/10 है ना, मान लीजिए लड़का x और लड़की y हो जाएगा, तो 1/10 इंटू एक्स इजकल टू 1/4 इंटू लड़की को हम लोग y संख्या माने हैं, तो इंटू y हो जाएगा। तथा 5/8 लड़कियों तथा 1/4 लड़कों की संख्या बराबर है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियां का अनुपात, देखिए इसमें दो दो रिलेशन दे दिया है ना, यहाँ पे आपको सोचिएगा सर दो दो रिलेशन बना दिया है, दो इक्वेशन बनेगा, नहीं, दो इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन, क्योंकि रेशियो पूछा है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बच्चा भी बना देगा। जो 4th क्लास का लड़का है वो भी सोचेगा तो बना देगा। कैसे, सबसे पहले हम मान लेंगे लड़कों का जो संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, x डिवाइडेड बाई y इजकल टू व्हाट पूछा है। और यहाँ पे है ना 1 डिवाइडेड बाई 10 लड़कों की और 1 डिवाइडेड बाई 4 लड़कियों की संख्या के बराबर है। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 लड़कों यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1/10 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इजकल टू क्वेश्चन में ही बताया है 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1/4 लड़कियों की, तो 1/4 y हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जब ये देखिए बराबर के इधर x है और बराबर के इधर y है, दोनों को हम लोग 4x इजकल टू 10y लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई बराबर के आमने आमने सामने ना मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4x हो जाएगा और ये 10y हो जाएगा। तो x डिवाइडेड बाई y इजकल टू 10/4 यानी कि 5/2 हो जाएगा। तो यही लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है 5:2 है, 5/2 हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल। और बोलिएगा सर इसका कोई इससे भी आप निकाल सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 8y, क्योंकि लड़कियां है यहाँ पे, इजकल टू 1 डिवाइडेड बाई 4x लड़कों है। तो इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही इक्वेशन से आंसर तो दोनों का सेम आएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और कर सकते हैं ऐसे दूसरा इक्वेशन भी बना के, और इसका भी आंसर रेशियो क्या आएगा 5:2। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एसएससी जीडी के मैथ में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि सर इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या, हाँ इतना ही इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 8 संख्याओं का औसत 27 है, कितना 27 है, ये मान लीजिए 8 संख्या है, XYZ से लेके 8, मतलब 8 संख्या है टोटल, जिसका औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्या के नए समुच्चय का औसत ज्ञात करें। जब ऐसा प्रत्येक संख्या बोला है ना, तो एकदम सिंपल है, जो आपका एवरेज दिया रहेगा ना उसमें इंटू 8 कर दीजिएगा। जितना मतलब जितना मल्टीप्लाई होगा, जैसे प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए तो इंटू 8 कर देंगे। अगर 9 से रहता तो इंटू 9 कर देते, और जो आएगा वही उसका नया एवरेज आ जाएगा। जैसे देखते हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए तो प्राप्त नया औसत पूर्व औसत से 8 गुना होगा। कैसे होगा, देखिए मान लीजिए कि नया औसत है
जो कि 8 औसत का एवरेज दे दिया है, कितना 27 दे दिया है। तो औसत कैसे, टोटल नंबर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 8 हम लोग प्लस डी प्लस ई, 8 हम लोग ले लेंगे डिवाइडेड बाई 8 इजकल टू 27 हमको दे दिया है, 27 दे दिया है। इंटू अब नया औसत करता है, अगर सम में 8 गुना करेंगे तो सम में 8 गुना करेंगे तो 8 इंटू डिवाइड कॉमन निकल जाएगा ना, क्योंकि x गुने 8 होगा, y गुने 8 होगा, प्लस z गुने 8 होगा, प्लस a गुने 8 होगा, प्लस b गुने 8 होगा, प्लस c गुने 8 होगा, प्लस d गुने 8 होगा, प्लस e गुने 8 होगा। 8 में क्या होगा, डी तक जाएगा, जिसमें कि 8 में 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो वहां से 8 कॉमन निकल जाएगा। फिर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 27। लेकिन यहाँ पे सम में है तो इसलिए यहाँ पे सम में, अगर मान लीजिए सम में मल्टीप्लाई होगा तो 27 है तो 27 पूरा टोटल एवरेज में ना इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 गुने 8 यानी कि 216 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या, 216 इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और ये 27 एवरेज है, तो 27 गुने 8 सब में मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नया अंक आएगा वही टोटल का एवरेज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक पति और पत्नी का औसत आयु उसके विवाह के समय 23 वर्ष है, यानी कि जब उसकी शादी, पति और, मान लीजिए कोई पति और पत्नी है, उसकी शादी के टाइम उसकी औसत आयु 23 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उसके 1 वर्ष का बच्चा हुआ, यानी कि 5 वर्ष बाद उसके, जो 5 वर्ष बाद है उसका 1 वर्ष का कोई बच्चा है। मान लीजिए आप उसको देखे और उसका शादी में गए, तो शादी में दोनों का औसत एवरेज निकाले तो कितना, 23 वर्ष के था, और 23 वर्ष के था। उसके बाद आप कहीं चले गए विदेश, विदेश के बाद 5 वर्ष बाद आते हैं तो देखते हैं उसके 1 साल का बच्चा भी है। तो 1 साल का बच्चा है, यानी कि 1 साल का बच्चा है, तो बच्चा का जन्म कब हुआ, आपको देखने से 1 साल पहले, यानी कि उसका जो उस जिस समय, और क्या पूछा है ये देखते हैं, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्यों परिवार का औसत आयु, यानी कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ ना, उस समय तीनों सदस्य के परिवार के औसत आयु ज्ञात करें। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो क्या करना है, सबसे पहले तो शादी के टाइम दे दिया है औसत आयु कितना, 23 वर्ष, और ये 23 वर्ष है तो हम लोग इसका शादी के टाइम के औसत आयु, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। जैसे इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह बनेगा, देखिए। माना कि पति की आयु y वर्ष है और पत्नी की आयु x वर्ष है, तो प्रश्न अनुसार शादी के टाइम दोनों का औसत आयु का जो इक्वेशन निकालते हैं, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 23, जो कि हमें क्वेश्चन में 23 वर्ष दे दिया है। तो यहाँ से x प्लस वाई ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 46, जो कि इक्वेशन 1 होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय दोनों का आयु, तो x प्लस वाई इक्वल टू 46 यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। अब जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, तो यहाँ पे आपको क्लियर किया है, देखिए यहाँ पे आप पढ़िए, इसको क्लियर किया हुआ है कि ये देखिए कि एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष था, और 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा हुआ, यानी कि 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा हुआ है। तो क्या हो जाएगा कि 5 वर्ष बाद, तो ये उनका और क्या पूछा है कि जब बच्चे का जन्म हुआ था तो उस टाइम जो इनके पति और पत्नी और उनके बच्चे का औसत आयु ये पूछा है। तो 5 वर्ष बाद यानी कि 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष पहले यानी कि 4 साल ही ऐड होगा ना, 4 साल बाद ही ना शादी के, मान लीजिए शादी आज के डेट में हुआ, तो कब था, 23 वर्ष के, 23 वर्ष दोनों का एवरेज था। 4 वर्ष बाद उनका बच्चा हुआ, तो क्या उनका तीनों का एवरेज आयु, तो तीनों का एवरेज आयु उस जिस टाइम जन्म हुआ तो उस टाइम तो बच्चे का उम्र हम लोग 0 ही मान के चलते, उस टाइम से तो स्टार्टिंग होता है। अब दोनों का ही हम लोगों का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये आदमी है जो 5 वर्ष बाद, उस बच्चे का 1 वर्ष था उम्र, तो जन्म के समय 4 वर्ष हो जाएगा ना, 1 वर्ष माइनस हो जाएगा ना, तो इसमें हम लोग 4 ऐड कर देते हैं, कितना, देखिए यहाँ पे जो जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय दोनों का आयु, दोनों मतलब पति पत्नी का आयु
x+4 हो जाएगा y+4, क्योंकि 5 वर्ष बाद वो आदमी देखा था तो वो उसका बच्चा 1 वर्ष का था। उससे 1 साल पहले जिस समय जन्म हुआ तो 4 वर्ष होगा ना, तो दोनों को x+y+8 यानी कि 46+8 यानी कि दोनों का एवरेज आयु कितना 45 था। लेकिन तीनों का अब क्या है, जो वो पूछा है तीनों लोग आ गए ना, भले स्टार्ट तो हो गया है उस टाइम, भले उनका 1 दिन 1 सेकेंड 2 सेकेंड स्टार्ट तो हो गया, जो उनका जन्म कब मतलब बच्चे का जन्म कब हुआ था, तो वही बच्चे का जन्म होने के बाद 3 सदस्य का औसत आयु, तो 3 सदस्य का औसत आयु कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 3। पहले 2 होता था लेकिन अब 3 हो जाएगा, क्योंकि एक पति पत्नी और एक बच्चा भी आ गया, तो ये 18 वर्ष हो जाएगा। यानी कि इसका जो बच्चे का आयु नगण्य है, यानी कि यहाँ 18 वर्ष होगा मतलब दोनों एवरेज आयु, और यहाँ बच्चे का आयु नगण्य माना जाएगा, क्योंकि बच्चे का तो उस टाइम से स्टार्ट 0 से स्टार्ट ही होता है ना। लेकिन काउंट होगा, काउंट इसलिए होगा कि वहाँ 3 सदस्य आ गए हैं। एवरेज का जो वो नियम नहीं ना चेंज होगा, जो फॉर्मूला है एवरेज टोटल संख्या का योग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ संख्या, ये तो चेंज नहीं ना होगा, तो यहाँ पे 3 ही होगा, यानी 18 वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। काउंट होगा, भले बच्चे का जन्म है नगण्य है, जन्म का टाइम उसका तो वर्ष में गिना जाएगा, जो 1 वर्ष का तुरंत नहीं ना हो जाता है, तो काउंट होगा तीनों, लेकिन उसका जो आयु है वो नगण्य माना जाएगा। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन कौन देखे, 16 देख लिए, 17 देख लिए, 18 देख लिए, और 19 और 20 भी देख लिए। अब हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में किसी यदि बिक्री मूल्य पर 20% और लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि बिक्री मूल्य पर लाभ 20% है, यानी क्या कोई वस्तु मतलब कोई विक्रेता है जो कोई वस्तु बेच रहा है तो उस पर 20% लाभ है, तो लागत मूल्य लाभ प्रतिशत कितना होगा, लागत मूल्य लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे ना, तो इसका क्या है कि जे बिक्री मूल्य लाभ यानी 20% है, तो लागत मूल्य लाभ 20 जो कि परसेंट में ये दिया गया है, जितना परसेंट है, डिवाइडेड बाय लागत मूल्य 100 में से माइनस जितना परसेंट लाभ होगा उतना लाभ है। तो अगर हानि पर रहता तो वो हानि वाला हम लोग दे देते, 100 माइनस 20 इंटू 100, इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 25% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक दुकानदार ने टीवी 2000 रुपए में और रेडियो 750 रुपए में खरीदा। वह टीवी 20% के लाभ पर और रेडियो 5% के हानि पर बेचता है, तो कुल हानि या लाभ, ये हानि होगा या लाभ होगा, कितना होगा, ये पूछ रहा है। यानी कि एक दुकानदार गया, बिजनेस कर रहा है वो, तो बिजनेस में क्या किया, 2000 का टीवी खरीद के लाया और 750 रुपए का क्या वो रेडियो खरीद के लाया। तो टीवी है कि 20% लाभ पे बेच दिया, और रेडियो है जो 5% के हानि पे बेच दिया है, तो फिर इसको क्या मतलब क्या होगा, इसमें लाभ या हानि होगा, इसका कितना मतलब रुपया में पूछा है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले जो परसेंट रहेगा वो हम लोग उसका लाभ निकाल लेते हैं। जैसे दुकानदार ने टीवी पर लाभ 2000 का टीवी है, तो 2000 का 20% लाभ, तो 2000 का 20% यानी कि 400 रुपया, यानी कि उसने 2400 रुपया में वो टीवी बेचा है। वही दुकानदार का रेडियो पर हानि 5% है, तो 750 का 5% निकालेंगे, यानी कि 37.5 रुपया हो जाएगा। यानी कि 750 में 37.5 रुपया माइनस कर देंगे, उतना रुपया उसको में वो रेडियो को बेचा है, यानी कि फिर भी उसको लाभ ही हो रहा है ना, क्योंकि ये 37 रुपया यहाँ पे मान लीजिए वो नुकसान लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए 400 रुपया वो फायदा में रहा ना। टीवी पर वो देखिए, इसको कहते हैं बिजनेस में, यानी कि टीवी और वो एक साथ कोई ग्राहक आया, वो टीवी भी खरीदना चाह रहा है और रेडियो भी। टीवी में क्या है कि वो मान गया कि हम 2400 2000 का वो खरीद के लाए, 2400 में लेगा, और वही है कि यानी कि 400 रुपया उसको दुकानदार को टीवी पे लाभ हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए वो रेडियो पे 5% नहीं डिस्काउंट देता, अगर 37 रुपया कम करके नहीं बेचता, तो दोनों उसे ना ही इधर का रहता ना ही उधर का रहता, ये मेंटेन वो यहाँ पे पूरा कर रहा है ना। यानी कि 37.5 रुपया हानि करके रेडियो बेच दिया है, लेकिन
400 रुपया लाभ करके ना वो टीवी खरीद लिया है। तो मतलब ये समझ गए कि दुकानदार को लाभ ही है। दोनों का अगर मतलब दोनों का हम लोग मिक्स कर दे तो लाभ ही 400 में से 37.5 यानी कि 362 रुपया उसको फिर भी लाभ हुआ। 362 रुपया वो ये दोनों मतलब वस्तु को बेच के, टीवी और रेडियो को बेच के वो कमाया है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 362 रुपया इसका आंसर बी, और लाभ होगा, हानि नहीं होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस इस तरह चलता है, किसी में आपको झुकना पड़ेगा तो किसी में उठना पड़ेगा। ये नहीं कि हमेशा उठते रहिएगा और न ही हमेशा झुकते रहिएगा, बस आप मेंटेन करके रखिए। जैसे देखिए यहाँ दुकानदार कितना चालाक निकला, पहले तो 400 रुपया टीवी में कमा लिया और वही रेडियो भी बेच दिया, बोला चलो रेडियो भी बिक गया 37.5 रुपया। मतलब ऐसा हुआ होगा कि दुकानदार बोला होगा हम दोनों चीज लेंगे, तो दोनों चीज दुकानदार जो बिजनेसमैन है उसको क्या चाहिए? फायदा चाहिए। तो कैसे भी फायदा आना चाहिए, तो 362 रुपया वो दोनों बेच के कमा लिया। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बिजनेस चलता है। उसके बाद देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। एक प्ले स्कूल में कक्षा में 50 छात्रा के बीच, 130 नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 30 ही होगा। 30 लड़कियां का औसत वजन 16 किलोग्राम है और शेष छात्रों का जो वजन है 15.5 किलोग्राम है। तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 30 लड़कियों का जो औसत वेट है वो कितना है? 16 केजी है, और वही टोटल 50 है, तो 30 का कितना? 16 है, तो जो शेष बच्चे हैं उसका 50 का कितना है? 15.5 है। तो कक्षा में कुल वजन कितना होगा? और ये क्या बोला है? जो 50 जो, और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन समझिए, जो कक्षा में सभी छात्राओं का औसत एवरेज क्या होगा ये पूछा है, यानी कि औसत क्या होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले एवरेज इजकल टू क्या होता है? एवरेज इजकल टू टोटल योगा डिवाइडेड बाय नंबर, योगा डिवाइडेड बाय नंबर। तो 50 जो स्टूडेंट है उनका क्या योग निकाल लेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर n इक्वल टू 50 कर देंगे। तो योग कैसे निकालेगा? योग कैसे? 50 छात्रों का योग कैसे निकालेंगे? 16 का कितना है? 30 जो छात्रा है उनका 16 केजी है, तो 16 इंटू 30, और बाद बाकी विशेष जो शेष बचे हैं उनका 20 इंटू प्लस 20 इंटू 15.5, तो इसको ऐड कर देंगे 790। ये योग आ गया टोटल 50 स्टूडेंट का, डिवाइडेड बाई 50 करेंगे क्योंकि योगा डिवाइडेड बाई नंबर, नंबर कितना 50 है, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो 15.8 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर 15.8 आ जाएगा। उसके बाद 24 देखते हैं। 400 और 800 के बीच, यानी कि 400 और 800 के बीच, 400 800 के बीच में 4 5 6 से विभाज्य होने वाली संख्या, मतलब कितने संख्या है? कितनी संख्या है जो 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी? तीनों संख्या से। ये ना जो केवल 4 से भाज्य हो, केवल 5 से, केवल 6 से, ऐसा नहीं। वो ऐसा संख्या जो 4 से भी हो, 5 से और 6 से भी हो। तो ऐसा क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा 4 5 6 से विभाज्य वाला, तो उसको आपको लॉसर ले लेना है। तो लॉसर लीजिएगा तो कितना? 60 आ जाता है। तो उसके बाद जो संख्या 60 से कटेगा वही होगा 4 5 6 से। जो भी संख्या ये 400 और 800 के बीच में जो भी संख्या है जो 60 से भाज्य होगा, वही संख्या 4 से भी, 5 से भी और 6 तीनों से विभाजित होगा। ओके, तो देखते हैं वो संख्या कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले 6 से कटेगी, जो कि 4 5 6 से कटेगी। ओके, तो यानी कि 60 से, तो 400 से 400 और 800 के बीच में 60 से भाज्य संख्या, तो 400 तो नहीं होगा, 420 होगा। उसके बाद 420 के बाद 60 हम जोड़ते जाएंगे, 480, ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते हम 800 से नीचे, 800 तो नहीं भाज्य होगा 60 से, लेकिन 780 है जो कि भाज्य होगा। तो यहाँ से हम लोग समानांतर श्रेणी वाला जो फॉर्मूला है वो निकाल के n नंबर इसके बीच में निकाल सकते हैं। कैसे? a इजकल टू, हमको जो पहला संख्या है वो 420 है, अंतिम संख्या 780 है, दोनों के बीच में d डिफरेंस कितना है? 60 है, जो कि हम लोग ये निकाल चुके थे। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है, ये तो टोटल योग है, यानी कि ये लास्ट अंक है, तो लास्ट अंक टोटल योग नहीं, लास्ट अंक है। लास्ट अंक इजकल टू ए प्लस, ये पाई नहीं है, एन होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, एन माइनस 1 इंटू डी। तो यही एन हमको पता करना है। तो एन माइनस 1, ये ए हमको पता है 420, तो 780 में से इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में 60 है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से हम लोग एन निकाल लेंगे, एन इजकल टू 7, यानी कि 400 से 800 के बीच में, ऐसे 400 से 800 के बीच में ऐसे कितने संख्या है? ऐसे
7 संख्या है जो कि 60 से विभाजित है, और वही 7 संख्या जो कि 4, 5 और 6 से तीनों से विभाजित होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे सॉल्व किया जाता है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग a और गुणनफल b है तो व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का योग बोले तो मान लीजिए कि दो संख्याओं का योग, यानी कि मान लीजिए वो संख्या x और y है, तो x प्लस वाई इजकल टू a है, और जो गुणनफल x इंटू वाई इजकल टू b है, तो व्युत्क्रम का योग, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या है, व्युत्क्रम यानी कि 1/x प्लस 1/y इजकल टू व्हाट, ये पूछा है। तो कैसे, हम लोग सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए, मान लेंगे कि संख्या एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई इजकल टू ए क्वेश्चन में दिया है, समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 2 जो कि गुणनफल कितना है, एक्स इंटू वाई इजकल टू बी। उसके बाद व्युत्क्रम का योग वही 1/x प्लस 1/y पूछा है, ये है ना। तो ये 1/x इसको हम कैलकुलेट एक्स अगर ऐसे करेंगे तो एक्स वाई इसमें एलसीएम लेंगे एक्स वाई का, तो एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स प्लस वाई कितना है, ए है, ए हो गया, और एक्स इंटू वाई बी हो जाएगा, यानी कि ए रेशियो बी हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर ए रेशियो बी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 160 छात्रों की एक शिविर में 160 छात्र मतलब छात्र है जिसका शिविर लगा हुआ है, तो उसमें से क्या है कि उसका जो 10 दिन का खाद्य सामग्री है, मान लीजिए कोई 160 अभ्यर्थी है जो कोई शिविर कैंप किया हुआ है जहां पर 10 दिन का मतलब उसके पास खाद्य सामग्री है, तो खाद्य सामग्री 10 दिन का है, तो उसके बाद वो क्या है कि 40 छात्र है जो शिविर में और आ जाते हैं, यानी कि 160 प्लस में 40, इतना 40 छात्र और आ जाते हैं, यानी कि 200 अभ्यर्थी हो जाते हैं। तो 200 अभ्यर्थी ये और खाद्य सामग्री कांस्टेंट है, यानी कि सेम है, तो ये 160 का 10 दिन चलेगा, तो 200 अभ्यर्थी मिलके मतलब कितने दिन में ये खाद्य सामग्री समाप्त कर देंगे। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है, क्या है, जो देखिए 26 का M1 D1 H1 E1 डिवाइडेड बाई W1 इजकल टू M2 D2 उसके बाद क्या H2 E2 डिवाइडेड बाय W2। लेकिन यहाँ M1 D1 ही दिया हुआ है, यानी कि मैन बोले तो छात्र स्टूडेंट दिया है और डे दिया है। तो पहला कितना है 160, M1 देखिए M1 D1 इजकल टू M2 और D2 160 है गुने कितना 10 दिन चलेगा, D1 मतलब डे इजकल टू M2 कितना हो जाएगा 160 पहले से था, और अब क्या 40 और हो जाता है, यानी कि 200 इंटू D2 हमको यानी कितने दिन वो खाद्य सामग्री चलेगा ये पूछा है। तो यही फॉर्मूला पे है ना, देखिए यहाँ पर M1 जो कि 160 है, D1 10 दिन सामग्री चलेगा, 160 अभ्यर्थी का खाने का सामान 10 दिन चलेगा, तो 160 प्लस 40 और हो जाता है, यानी कि 200 इंटू D2, यानी D2 हमको निकालना है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 8 दिन हो जाएगा। ओके, देखिए 160 इंटू 10 है, आई 160 प्लस 40 है, यानी कि 200 है, इधर गुना में है तो इधर क्रॉस यानी कि इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 1600 160 इंटू 10 यानी कि 1600 डिवाइडेड बाय 200 यानी कि 8 दिन चलेगा। पहले 10 दिन चलता, लेकिन अब है 200 स्टूडेंट हो गया तो 8 दिन ही चलेगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या सॉल्यूशन दिया है क्या नहीं दिया है उससे कोई मतलब नहीं। ABC किसी ओवरहेड टैंक को 4 घंटे 6 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ मतलब चालू कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो ये एकदम इजी से भी इजी क्वेश्चन हम लोग इसको बोल सकते हैं। कैसे, तो ऐसा क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले टैंक को हम लोग ABCD यानी कि ए को भरने में कितना टाइम लग रहा है 4 घंटा, बी को भरने में कितना ए को भरने में 4 घंटा, बी को भरने में कितना लग रहा है 6 घंटा, और सी को भरने में 12 घंटा। तो सबका हम लोग LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 और 12। तो इसमें देखिए सबसे पहले 4 एक 6 ही हो जाएगा, 4 तिया 12। उसके बाद देखिए 3 से सॉरी देखिए एक एक करके तोड़िए, बड़ा से नहीं छोटा से देखते हैं। देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया ना, सही से लिखते हैं। उसके बाद 2 से 2 3 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर 2 से करते हैं, 1 3 और 2 तिहाई 6, यानी कि फिर हम लोग 3 कॉमन लेते हैं तो 1 1 1,
यानी कि ये 3 आ जाएगा और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और 2 इंटू 6 यानी कि 12, तीनों का एलसीएम लेने पे 12 आ जाता है। तो 12 आ जाता है तो ए यानी कि ए यहाँ पे है, बी सी है। अब इसको हम लोग 12 टोटल एलसीएम यानी कि मान लीजिए 12 यूनिट टोटल 12 लीटर पानी भरना है, इसको एलसीएम लेने पर ये 4, 6 और 12 का एलसीएम लेने पे 12 लीटर पानी हटेगा इसमें। तो इसमें से क्या है कि हम लोग मतलब पर घंटा कितना वर्क कर रहा है ये, तो इसमें हम लोग 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे यानी कि 3 हो जाएगा। इसका पर आवर वर्क हो जाएगा, पर आवर वर्क हो जाएगा, पर आवर वर्क हो जाएगा। उसके बाद 6 है तो 6 दूना यानी कि 2 हो जाएगा, और 12 है तो 12 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो 12 है टोटल, और डिवाइड बाई 3 2 और 1 ऐड करेंगे यानी कि 6, यानी कि 2 घंटा टाइम लगेगा। 2 घंटा ऑप्शन में है क्या? तो हाँ ऑप्शन में है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। तो सिंपल आपको तीनों का एलसीएम ले लेना है, जो कि टोटल अमाउंट होगा कि पानी इतना डाला जाएगा। 12 लीटर मान लीजिए 12 एलसीएम आया था, 12 आ गया, और डिवाइडेड बाई पर डे कैसे निकालेंगे? जैसे ए का निकालते हैं, तो टोटल 12 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 4 तिया 12 3, ये हो जाएगा फिर 6, 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 6 दूना 12 यानी कि प्लस 2। ओके, और उसके बाद 12 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 1 प्लस 1, तो 3 2 5 और 1 6 यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 2 घंटा टाइम लगेगा। अगर तीनों नल को एक साथ खोला जाता है, क्वेश्चन समझिए, ए को अगर अकेला भरेगा तो 4 घंटा लगेगा, बी 6 घंटा और सी 12 घंटा, तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो वो 2 घंटा में ये पूरा टंकी को भर के चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 0.68 इंटू 0.68 प्लस 0.35 इंटू 0.35 प्लस 0.75 इंटू 0.68। सिंपल क्वेश्चन है, लोग छोड़ के आते हैं जो सर कैलकुलेशन है ये है वो है। देखिए 0.68 इंटू 0.68 और 0.35 इंटू 0.35 स्क्वायर हो सकता है, कुछ इस तरह सॉल्यूशन होगा। देखिए इसका एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन छोड़ के आइएगा, ब्लंडर होगा, ब्लंडर मतलब क्या बताएं हम आपको। देखिए 0.65 स्क्वायर आ गया, क्योंकि इंटू है, 1 इंटू 1 पावर 1 है, पावर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। पावर दोनों में अगर नीचे अंक सेम रहेगा तो पावर दोनों में जुट जाता है, तो यहाँ भी जुट गया। 0.6 प्लस प्लस आ गया, 0.35 स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 0.70 है, तो 0.70 को हम लोग 2 इंटू 0.35 लिख सकते हैं, इंटू 0.65 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ ए क्या है, ए है 0.35 ये, और बी क्या होगा 0.65। तो ये ए प्लस बी, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वही यहाँ पे सेम किया है, इसको 0.65 प्लस 0.35 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1, तो 1 का कितना भी स्क्वायर या कितना भी क्यू कर लीजिए 1 का 1 ही आएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 कहाँ पे है, 1.00 की ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्या है? देखिए, एक ठोस बेलनाकार तांबे की बॉल जिसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, गलाकर 14 सेंटीमीटर बराबर व्यास वाले तार में बदला। तार मतलब बेलन ही हो गया ना, तार इस आकार में रहता है, बेलनाकार में, और ये बॉल है, बॉल मतलब गोलाकार रहता है, तो इसका व्यास दिया हुआ है, और इतना ही सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर वाले इसको बेलनाकार तार में बदला गया है। तो तार में बदला गया है तो इसका हाइट एच क्या होगा, ये दोनों का, इसमें तो केवल व्यास ही होगा, डी ही होगा, इसमें डी और एच दोनों होगा, तो एच पूछा है। जो तार है, तार का लंबाई, यानी कि इसको हम लोग लंबाई भी बोल सकते हैं या हाइट भी बोल सकते हैं, तो ये एच क्या होगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, तांबे बॉल का है तो ये गोला का है, तो देखिए यहाँ पे फिर टाइपिंग मिस्टेक किया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉरी, देखिए यहाँ पे आपको 3/4 नहीं, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू, सेम जो मान लीजिए गोला है, इसको पिघला के क्या कर दिया, तार के रूप में इसको फॉर्मेट, बेलनाकार आकार में फॉर्मेट कर दिया गया है। तो पाई आर, इसका आयतन क्या होता है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर
यानी कि 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? क्योंकि दोनों का पिघला के ही किया है ना। ये पहले गोलाकार था, इसको पिघला के ये इसको किस फॉर्मेट में, बेलनाकार तार के रूप में फॉर्मेट कर दिया गया है। तार क्या है? बेलनाकार है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये 4/3 पाई आर क्यू होगा। यहाँ पे भी आर दिया है, यहाँ भी आर दे दिया है 14 सेंटीमीटर। केवल आपको क्या करना है, एच का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप लोग देखिए, व्यास दिया था, डी दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आर इजकल टू क्या होता है, डी/2। तो डी 14 है तो 14 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए, तो यहाँ से हम लोगों को पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये देखिए यहाँ पे क्यू है और यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल होगा, लेकिन 14/2 बच जाएगा यहाँ पे, और 4/3। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एच का वैल्यू 28/3 आ जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, देखते हैं। 475 के अंकित मूल्य पर 15% के डिस्काउंट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी, रुपया में पूछा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 475 का कितना, 15%, 15 यानी कि डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। जो कैलकुलेट करने के बाद जो संख्या आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह के, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 475 अंकित मूल्य 15% डिस्काउंट देने पर इसका कैलकुलेट 475 का 15% का 15%, तो 15% हटेगा तो का के जगह गुना आ जाएगा, और 15% यानी 15 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 71.25। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी कहाँ पे है, देखिए 71.25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, यही 15 क्वेश्चन का सीरीज इसी तरह आते रहेगा। तो बस आप लोग इसी तरह का मैथ का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आता, एकदम इजी इजी क्वेश्चन आता है। बस हमारे साथ बताए ना, आप हमारे साथ बने रहिए। और जो सिलेक्शन का जिम्मेदारी है ना, वो स्टडी विथ क्रेजी गुरु लेता है। इसलिए ना बोलता है, इन्फॉर्मेशन प्लस एडुकेशन इक्वल टू सिलेक्शन। केवल इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, और एडुकेशन तो चाहिए, एग्जाम क्वालिफाई करना है, इक्वल टू सिलेक्शन। यानी कि ये अपना बेसिक फंडा है, इसी फंडा पे काम कर रहे हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।